हाँ बच्चों, कैसे हो? पिछले दोनों वीडियो आपको सबको अच्छी तरह पसंद आ गए होंगे। काफ़ी सरल टॉपिक थे, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। उनके नोट्स भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे PDF करके दे दिए हैं। कल के 2 टॉपिक आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर के, उस फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा एक पार्ट शेष रह गया था लैंगिक जनन के बारे में। यहाँ पर हम छोटा सा लैंगिक जनन का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, बाकी डिटेल का पूरा 2 और तीसरा पार्ट जो भी होगा आगे उसमें पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में। पहले जो 2 वीडियो थे उसमें अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन के बारे में आपने पढ़ा था। कायिक प्रवर्धन में प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन की जो डेफिनेशन आपने पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें आपको बताया था कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक ही जनक के द्वारा दी गई कोशिका से नई संतति की उत्पत्ति हो जाती है, नई संतति का परिवर्तन हो जाता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत 2 जनकों की आवश्यकता होती है, इनको हम बोलेंगे, एक तो होगा नर और दूसरा क्या कहलाएगा, मादा कहलाता है। नर और मादा अगर स्पष्ट रूप से भेदित नहीं है तो कुछ 2 प्राणी ऐसे होंगे जो नर और मादा की तरह व्यवहार करेंगे। इन नर और मादा प्राणियों में या जीवों में विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं नरजनन, और मादा में पाई जाती है मादा जनन। इनमें अर्धसूत्रण द्वारा, नर में अर्धसूत्रण द्वारा नरजनांगों के विशेष समूह होता है, उसमें अर्धसूत्रण द्वारा क्या बनते हैं, अगुणित नर युग्मक बनते हैं। और मादा जननांगों में अगुणित मादा युग्मक बनते हैं। ये जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है ये जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ये इसका मेन पार्ट ध्यान रखना है इसका। अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर युग्मक बन गया और मादा युग्मक बन गए अगुणित। अब क्या होगा आगे चल करके, इन युग्मकों में आपस में संलयन होता है और एक द्विगुणित संरचना बनती है युग्मनज। युग्मकों के जुड़ने की ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं युग्मक संलयन। ये घटना क्या कहलाती है, युग्मक संलयन। तो लैंगिक जनन दूसरी घटना घटी कौन सी, युग्मक संलयन। पहली कौन सी घटी, अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक संलयन हुआ और युग्मक संलयन से क्या बना, द्विगुणित युग्मनज। ये द्विगुणित युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नई संतति का परिवर्तन होता है। ये लैंगिक जनन का सामान्य प्रोसेस होता है, चाहे किसी प्राणी में हो, इसी प्रकार से लैंगिक जनन की घटना पूर्ण होती है। इस पूरी घटना में आपने 2 चीजें नोट की हैं कि इस घटना में एक बार अर्धसूत्री विभाजन निश्चित रूप से होगा, दूसरी घटना युग्मक संलयन। ये दोनों घटना निश्चित रूप से इस जनन के अंतर्गत पाई जाती है। जब ये दोनों घटनाएं अलैंगिक जनन में आपने नहीं देखी थी, वहां पर ये घटनाएं नहीं होती, तो हम सीधा से कह सकते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत 2 जनकों द्वारा दी गई कोशिकाओं से नई संतति का परिवर्तन होता है और इस जनन में अर्धसूत्री और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं निश्चित रूप से पाई जाती है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। पादपों में लैंगिक जनन के लिए जो जननांग होते हैं उनको हम बोलते हैं पुष्प, फ्लावर। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट फ्लावर के बारे में है। पुष्प क्या है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, ठीक है। और पुष्प में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, इसलिए पुष्प को हम पादप का जननांग कहते हैं। आवृतबीजी पादपों में, पुष्पों में ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। एक सामान्य पुष्प के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, लैंगिक जनन का विस्तार में पढ़ने से पहले। एक पुष्प का सबसे निचला पार्ट जिसके द्वारा हम पुष्प को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत। एक डंठल नुमा हरे रंग की संरचना होती है, यह कहलाती है पुष्प व्रंत कहलाती है। पुष्प व्रंत जिन पुष्पों में होता है उनको बोलते हैं सैव्रंत पुष्प,
और जिनमें नहीं होता उनको अवरंत पुष्प बोलते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में। उसके बाद ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जिस पर पुष्प टिका होता है, उसको बोलते हैं हम पुष्पासन। और इसके बाद पुष्प के सभी चक्र प्रारंभ होते हैं और इनमें सबसे बाहर वाला चक्र होता है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, कैलेक्स। ये हरे रंग का चक्र होता है और इसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है और पूरे पूरे चक्र को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद दूसरा चक्र होता है, ये जो पूरा पूरा घेरा है बड़ी बड़ी पत्तियों का, इसको बोलते हैं हम दल पुंज, दल पुंज, कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो ज्यादातर रंगीन होता है, कलर्ड होता है, कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो पुष्प को विभिन्न प्रकार का रंग भी प्रदान करता है। तीसरा जो चक्र आता है पुष्प का, इसको बोलते हैं हम पुंकेसर। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये परागकोश कहलाता है। ये जो पार्ट है पतला सा, इसको बोलते हैं पोतंतु। परागकोश और पोतंतु दोनों का जो संधि स्थल होता है जहां पर जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हम योजी। और ये तीनों पार्ट मिलकर क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, और कई सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाएंगे, तो उसका तीसरा चक्र, इसको बोलेंगे हम पुमंग, एंड्रोसियम। ये थर्ड पार्ट हो गए। अब सबसे अंदर वाला पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका सबसे ऊपरी पार्ट, इसको मैं यहां लगाता हूं नीचे, ये तो कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसके नीचे पतली लंबी ये जो संरचना, इसको बोलते हैं वर्तिका, ये वर्तिका कहलाती है। और इसके नीचे ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और ये तीनों पार्ट मिलकर के ये बनाते हैं पुष्प का चौथा चक्र, इसको बोलते हैं हम जायांग। और ये अंडप से मिलकर के बना होता है। यानी तीनों पार्ट जो होते हैं, अंडप के पार्ट है, वर्तिका और अंडाशय अंडप से के पार्ट होते हैं, और अंडप से मिलकर क्या बनता है, जायांग बनता है। इसको बोलते हैं ग्राइनोजियम। ठीक है, अंडाशय के अंदर जो पार्ट है, इसके अंदर कई सारे बीजांड पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 4 चक्र एक सामान्य फ्लावर में पाए जाते हैं। अब इस फ्लावर के अंदर जो सबसे बाहर वाले चक्र थे, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, इनको तो हम बोलते हैं पुष्प के ये सहायक चक्र कहलाते हैं, सहायक चक्र। क्योंकि ये अंदर वाले चक्र जिनको हम जननांग बोलते हैं, पुंकेसर और जायांग, इनकी ये सुरक्षा करते हैं। और अंदर वाले ये जो दोनों चक्र हैं, पुंकेसर और जायांग, इनको हम क्या बोलते हैं, ये आवश्यक चक्र कहलाते हैं, पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, ये आवश्यक चक्र मिलकर के पुष्प के जननांग बनाएंगे। ठीक है, आगे चल करके हम इनमें पढ़ेंगे कि पुंकेसर के अंतर्गत जो पुष्प का नर जननांग है, पुंकेसर क्या है, पुष्प का ये नर जननांग कहलाता है। और जो जायांग है, ये क्या कहलाता है, ये मादा जननांग कहलाता है। अब जैसा मैंने लैंगिक जनन में आपको आरेख बनाकर बताया था कि जननांगों में क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। नर जननांग में नर युग्मक बनेगा, मादा जननांग में मादा युग्मक बनेगा। तो इस प्रकार से इनमें भी जो पुंकेसर जो नर जननांग है, उनमें नर युग्मक बनेंगे। जो जायांग है उसके अंतर्गत मादा युग्मक बनेंगे। तो नर युग्मक कैसे बनेंगे, इनमें मादा युग्मक कैसे बनेंगे,
दोनों युग्मकों में फिर आपस में संलयन कैसे होगा, कैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कैसे इनमें निषेचन होगा, कैसे इनमें भ्रूण का परिवर्तन होगा, ये सारे प्रोसेस आगे चलकर लैंगिक जलन की डिटेल में हम अगले चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये आकर कोर्स का अध्ययन करने के बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपका। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो फटाफट डायग्राम, और उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल है ही। तो नोट्स बना करके और ये आपका डायग्राम कंप्लीट करके इस चैप्टर को आज आप कंप्लीट कर लेना। कल सुबह दूसरा वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें अगले चैप्टर में आपको स्टार्ट करेंगे हम नरजननांगों में पुंकेसर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पुंकेसर के जो पार्ट है, परागकोश, पोतंतु, योजी, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेन जो पार्ट पढ़ेंगे परागकोश के बारे में, कि परागकोश की संरचना कैसी होती है और इस परागकोश के अंदर नरयुग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको उतारिए फटाफट।